ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूथ बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। यह इस वीडियो का पार्ट 7 है। यह 3 फेज इंडक्शन मोटर का लास्ट वीडियो है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के, मैं इस वीडियो में समाप्त कर दूंगी। अगर आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर पर एक कलायन सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के स्टार्टिंग के समय घटित होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें सिंगल फेजिंग हो गया स्टार्टिंग के टाइम में, तो उससे मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग जान लें कि सिंगल फेजिंग क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं। अगर उसमें से एक फेज किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सिंगल फेजिंग। ठीक है, तो सिंगल फेजिंग अगर स्टार्टिंग के टाइम में होता है तो मोटर जो हमारा है वो समान रूप से चलेगा परंतु भार नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, समान रूप से चलेगी परंतु भार नहीं उठाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 3 कला 5 HP 450 वोल्ट 50 हर्ज पिंजरी प्रेरण मोटर से ली जाने वाली धारा का मापन करने के लिए आपको एमीटर का संयोजन करना है जो डायटोन लाइन स्टार्टर से संयोजित है। मोटर परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त एमीटर परिसर डैश है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो हम धारा के मापन के लिए जो एमीटर का यूज कर रहे हैं, जो डायटोन लाइन स्टार्टर से संयोजित है, उसका एमीटर का जो रेंज है वो कितना रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, 0 to 30 एम्पियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रावर्तक संपर्क स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स या तो उनकी स्थिति के लिए या उनके कार्य के लिए सूचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में समान संवित्र नॉर्मल क्लोज संपर्क का तात्पर्य है कि वो स्टार्टर कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं या तो उसकी स्थिति के हिसाब से या फिर उसके कार्य के हिसाब से उसको सूचित किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज, ये सभी क्या है, स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स हैं। यहाँ पर देख नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज में क्या डिफरेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो नॉर्मल ओपन है वो ग्रीन कलर का है और नॉर्मल क्लोज जो है उसका पुश बटन रेड कलर का है। ठीक है, अगर हम इसके पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन वही हम अगर नॉर्मल क्लोज की बात करें तो उसके अगर बटन को पुश करते हैं तो ये ओपन, हमारा जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन हो जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज में। ठीक है, हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी हमने देखा था स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 4 NO था, मतलब 4 नॉर्मल ओपन थे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो हम डायटोन लाइन स्टार्टर यूज करते हैं या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ NO कितना होता है, कम से कम कितना नंबर ऑफ NO रखा जाता है। तो वो रखा जाता है 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ NO रखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे NC के बारे में पूछा जा रहा है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल क्लोज। तो नॉर्मल क्लोज यहाँ पर हमने दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी विविध है जब रिले कुंडली उत्तेजित होगी। जब रिले कुंडली उत्तेजित होगी तब ये ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही पुश बटन प्रेस होगा इसमें तो ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर हमारे क्वेश्चन में NC के जगह पर NO के बारे में पूछा जाता तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होता, मतलब जो संवित हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा जब रिले कुंडली उत्तेजित है। तो उस समय हमारा ऑप्शन डी आंसर होता अगर NO होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में NC पूछा गया है इसलिए आंसर ऑप्शन सी होगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि जब मेरा रिले कुंडली उत्तेजित हो रहा है तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज हो जा रहे हैं NO के केस में। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं NC की बात करें तो हमारा जो रिले कुंडली उत्तेजित हो रहा है तो हमारा जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्यागामी पंप जिसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है में डैश मोटर प्रयुक्त की जाती है। प्रत्यागामी जो पंप होता है जिसको हम लोग भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है तो उसमें कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। तो वहाँ पर हम ऑप्शन डी मतलब ड्यूक पिंजरी प्रेरण मोटर का यूज करते हैं। कहने का मतलब डबल केज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 3 फेज पैडनी मोटर पर अवरुद्ध घूर्णन जांच
ज्ञात करने में सहायता करती है। अवरुद्ध घूर्णन जांच का मतलब होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या ज्ञात करने में सहायता करती है? तो ये हमारे स्टेटर की निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध ज्ञात करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पैरनी मोटरों और ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनका शक्ति गुणांक डैश होता है। उनका जो शक्ति गुणांक होता है वो होता है 0, मतलब पावर फैक्टर 0 होता है। तो पावर फैक्टर जो होता है वो नथिंग बट वास्तविक शक्ति डिवाइडेड बाय आभासी शक्ति होता है। ठीक है, वास्तविक शक्ति डिवाइडेड बाय आभासी शक्ति। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है cos फाई। तो कह सकते हैं पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर जो होता है उसके द्वारा जो चुंबकन का धारा का जो खींचने के कारण चुंबकन धारा खींचने के कारण उसका शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक मोटर की दक्षता जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 हॉर्स पावर देती है कितनी होगी? तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो आउटपुट गिवन है वो हॉर्स पावर में गिवन है। तो हम लोग जानते हैं कि हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 746 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वाट में मिलता है। और यहाँ पर जो इनपुट गिवन है वो किलो वाट में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 74.6%। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4% स्लिप पर दौड़ने वाली किसी 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपूर्ति आवृत्ति 50 चक्र सेकेंड है तो घूर्णन विभा बल के पूर्ण चक्रों की संख्या क्या है? हमसे फाइंड आउट करने बोल रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप यहाँ गिवन है 0.04 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50। तो आंसर आ जाएगा 2 हर्ट्ज या फिर इसको हम बोलते हैं 2 चक्र पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 फेज पैरनी मोटर 4 पोल के लिए लेपित है और 50 हर्ट्ज तंत्र से सप्लाई की जाती है। जब स्लिप 4% तो घूर्णन चाल डेस आरपीएम होगी। मतलब हमसे पूछा जा रहा है रोटर स्पीड। ठीक है, तो रोटर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करना होगा जो होता है 120 F बाई 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय पोल गिवन है 4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1500 आरपीएम। ठीक है, और एन आर इक्वल टू होता है एन एस इंटू 1 माइनस 8। 1500 इंटू 1 माइनस 0.04 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1440 आरपीएम 1440 आरपीएम जो ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एसी मोटर में टॉर्क की गणना कैसे होती है? ईआर जो है गिवन है रोटर का ईएमएफ है जो वोल्ट में है। आईआर जो है रोटर करंट है जो एम्पियर में है और कोस फाई हमारा पावर फैक्टर है। तो टॉर्क का गणना किससे करते हैं एसी मोटर में? तो टॉर्क जो होता है इक्वल टू होता है ईआर आईआर कोस फाई रोटर ईएमएफ इंटू रोटर करंट इंटू पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? बोला जा रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? पहला ऑप्शन गिवन है रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, दूसरा है वायु अंतराल कम करके, तीसरा है स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध बढ़ाकर, डी है स्टेटर वाइंडिंग धारा बढ़ाकर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन बोल रहा है वाई अंतराल कम करके, तो वाई अंतराल को हम कम करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वाई अंतराल को मतलब एयर गैप को कम करके पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क को हम बढ़ा नहीं सकते विद एयर गैप को कम करके। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध बढ़ाकर, तो स्टेटर वाइंडिंग का प्रतिरोध को बढ़ाकर हम स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं। स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध बढ़ाकर। डी बोल रहा है स्टेटर वाइंडिंग धारा बढ़ाकर,
तो इन सभी में से कोई भी ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा कि रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 फेज प्रेरणी मोटर द्वारा विकसित टॉर्क किसके बराबर है। विकसित टॉर्क को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेवलप्ड टॉर्क, ठीक है। तो डेवलप्ड टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, ठीक है। मैकेनिकल पावर जो होता है वो होता है रोटर इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो हमारा जो विकसित टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, स्टेटर आउटपुट। ऑब्वियसली रोटर इनपुट इज नथिंग बट स्टेटर आउटपुट। स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम क्षति के अंतर के बराबर होगा हमारा विकसित टॉर्क, मतलब डेवलप्ड टॉर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। शाफ्ट टॉर्क जो होता है वो होता है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा आर, मतलब रोटर एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछ दे कि शाफ्ट पावर क्या होता है। तो शाफ्ट पावर होता है मैकेनिकल पावर माइनस मैकेनिकल लॉस, इसको बोलते हैं शाफ्ट पावर, ठीक है। तो ये डिफरेंट है शाफ्ट पावर और मैकेनिकल पावर में, ठीक है। मैकेनिकल पावर जो होता है वो रोटर इनपुट में से अगर रोटर कॉपर लॉस को घटा देते हैं तो मैकेनिकल पावर मिलता है। वही अगर हमसे पूछ दे कि शाफ्ट पावर क्या होता है, तो मैकेनिकल पावर में से अगर मैकेनिकल लॉस को घटा देते हैं तो हमें मिलता है शाफ्ट पावर, ठीक है। शाफ्ट जो टॉर्क होता है वो होता है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रोटर एंगुलर स्पीड, ठीक है। रोटर एंगुलर स्पीड इज नथिंग बट ओमेगा आर इजकल टू होता है 2 पाई एन आर डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 फेज की प्रेरण मोटर के घूमते हुए चुंबकीय फ्लक्स की गति किससे निरूपित होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें जब हम लोग सप्लाई देते हैं स्टेटर में तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो जिस स्पीड में रोटेट करता है उस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स की जो गति होती है उसको सिंक्रोनस गति बोलते हैं और वो इक्वल होता है 120 F/p। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगी। तो 3 फेज मोटर को उस सप्लाई पर चलाने पर पावर फैक्टर में क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब ऑप्शन गिवन है रोटर प्रतिरोध इक्वल टू स्टेटर प्रतिघात, दूसरा है रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिघात से अधिक होगा, सेकेंड बोल रहा है रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात से कम होगा, ऑप्शन डी बोल रहा है रोटर प्रतिरोध इक्वल टू रोटर प्रतिघात। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। रोटर प्रतिरोध जो है वो रोटर प्रतिघात के इक्वल होता है तब हमारा मैक्सिमम टॉर्क पैदा होता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो इक्वल होता है K/S/E² R2 डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX², ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन के लिए dt/ds जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है R2² प्लस SX² इंटू E2² R2 माइनस S इंटू E2² R2 इंटू 2SX² डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो R2² प्लस SX² माइनस 2SX² इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिलेगा। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मिलेगा R2² माइनस SX² होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन R2 इक्वल टू मिल गया SX²। तो मैक्सिमम कंडीशन में हमारा R2 जो होगा वो इक्वल होगा XX² के, और जब स्लिप 1 होगा तो R2 इज इक्वल टू X2, मतलब रोटर प्रतिरोध इज इक्वल टू रोटर प्रतिघात। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडक्शन मोटर डैश के समान सिद्धांत पर काम करती है। तो इंडक्शन मोटर जो है ट्रांसफार्मर के समान सिद्धांत पर कार्य करती है।
क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो भी फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर भी फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में बस यही फ़र्क होता है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो रोटेट करता है, जबकि हमारा जो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होती है, वह एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। विद्युत मोटर जो है संचालन के लिए विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव का उपयोग करती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण डैश होता है, तो फेज के बीच जो विद्युत कोण होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 फेज है, तो एक रेड होगा, एक येलो, एक ब्लू। ठीक है, इन 2 फेज के बीच, रेड और येलो के बीच का जो फेज एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। सब ईच 2 फेज के बीच, हर 2 फेज के बीच हमारा जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज रेड, येलो, ब्लू सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर के घूर्णन की दिशा को डैश परस्पर बदला जा सकता है। मतलब बोला जा रहा है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, बोला जा रहा है कि मोटर का जो रोटर है उसके रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन गिवन है, केवल रेड और येलो फेज को इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है केवल रेड और ब्लू फेज को, रेड या फिर ब्लू फेज को, इन दोनों में से दोनों को इंटरचेंज, रेड और ब्लू फेज को इंटरचेंज करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है केवल ब्लू और येलो के फेज को इंटरचेंज करके हम रोटर के स्पीड को विपरीत कर सकते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कोई भी 2 फेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। कोई भी 2 फेज को हम इंटरचेंज करके रोटर के स्पीड के डायरेक्शन को विपरीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डैश होती है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, जो ऑप्शन डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। हम लोग सभी जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग यूज होता है। तो स्लिप रिंग जो होता है वो किस सामग्री से बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है तांबा से। ठीक है, कॉपर। ठीक है, वही अगर हम बात करें स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में तो उसमें कोई भी स्लिप रिंग का हम यूज़ नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है वो ज़्यादा महंगा होता है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण 100% है तो स्टार कनेक्टेड थ्री फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा। जब डेल्टा कनेक्टेड मोटर है तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क गिवन है वो है 100%। ठीक है, अगर वही जब स्टार कनेक्टेड मोटर होगा तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो होगा 1/3 इंटू स्टार्टिंग टॉर्क। डेल्टा कनेक्टेड मोटर में, स्टार कनेक्टेड मोटर में अगर ये है तो डेल्टा कनेक्टेड मोटर में क्या होगा 1/3 इंटू स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, तो 1/3 इंटू 100% करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 33.3%। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो था 1/3 इंटू ISC डिवाइडेड बाई IFL का होल स्क्वायर इंटू स्लिप। ठीक है, इसमें होता क्या था स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग टाइम में वो स्टार कनेक्टेड होता था, और जैसे ही जो रोटर है 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेता था तो हमारा जो कनेक्शन है वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो एक फंक्शन होता था स्टार डेल्टा स्टार्टर का। तो कहने का मतलब सिंपल वे में बोले तो
डेल्टा कनेक्शन में स्टार्टिंग जो टॉर्क होगा वो अगर टी है तो डेल्टा कनेक्शन में स्टार कनेक्शन में जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा 1/3 ऑफ डेल्टा कनेक्टेड स्टार्टिंग टॉर्क। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला बोल रहा है मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि मोटर के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बाय द इंटरचेंजिंग द टू फेज, मतलब दो फेज को हम चेंज करके मोटर के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा असत्य है। दूसरा बोल रहा है रोटर का लेमिनेशन आपस में सही तरीके से इंसुलेटेड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो रोटर में जो लेमिनेशन करेंगे वो सही तरीके से इंसुलेटेड होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है रोटर का केज कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है, ये भी सही है। स्टेटर वाइंडिंग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो हम लोग सभी जानते हैं जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में अगर 3 फेज सप्लाई देते हैं तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस गति से रोटेट करता है उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जॉगिंग ऑपरेशन को डैश भी कहते हैं। तो जॉगिंग जो ऑपरेशन है उसको हम स्टार्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या असर पड़ता है। हम लोग सभी जानते हैं कि रोटर जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो शॉर्ट सर्किटेड होता है। अगर रोटर का 2 बार अगर ओपन सर्किटेड बन जाता है तो क्या होगा कि रोटर जो होगा बहुत ज़्यादा नॉइज़ करेगा और बहुत ही धीमी गति से रोटेट करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, रोटर शोर के साथ बहुत धीमे चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की ज़रूरत होती है। तो पहला ऑप्शन गिवन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दूसरा है डीसी श्रेणी मोटर, तीसरा है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, फोर्थ है डीसी शंट मोटर। तो डीसी मशीन जो होता है उसका मेंटेनेंस जो कॉस्ट होता है स्लिप रिंग और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर दोनों से ही ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें स्लिप रिंग और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का, तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को बहुत ही कम रखरखाव की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को न्यूनतम रखरखाव की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्क्वायर केज मोटर में तुलना किस तरह की जा सकती है। बोला जा रहा है एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, एक है हमारे पास स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, दोनों का रेटिंग जो है समान है। तो हम उन दोनों में तुलना किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम एक्स्ट्रा स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में नहीं होता है, जिसके वजह से इसका ओवरऑल कॉस्ट जो होता है मैन्युफैक्चर कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों में अगर सेम रेटिंग है दोनों ही मोटर का, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, तो इन दोनों की तुलना कॉस्ट के हिसाब से की जा सकती है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ज़्यादा कॉस्टली है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन। यह 3 फेज इंडक्शन मोटर का लास्ट क्वेश्चन था यूथ बुक से।